नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक हिंदू वोट का कीमत क्या होता है, आज पूरा बंगाल नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जान रहा है। देखिए, बंगाल पे हमेशा से सेकुलरिज्म के जो अफीम है उससे उसको डुबाया गया था। पहले कांग्रेस, उसके बाद वामपंथियों और उसके बाद टीएमसी आया। जिस सेकुलरिज्म का मतलब था बेसिकली मुस्लिम तुष्टीकरण, और इसके लिए पिछले 10 साल से हम लगातार संघर्ष करते रहे। और इस 10 साल का संघर्ष के कारण कभी हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कभी हमको जेल जाना पड़ा, कभी हमारे घर में पुलिस भेज दिया गया। हमको तोड़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन हमने वो संघर्ष छोड़ा नहीं। हर एक हिंदू को हमने समझाया कि भाई, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बांटोगे तो काटोगे। और फाइनली वो 10 साल का संघर्ष के बाद 2026 में बंगाल का 70 to 80% हिंदू एकजुट हो गया। उनको भी समझ में आ गया कि अभी अभी टाइम है, इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। और वो एक एक वोट का क्या मूल्य होता है, क्या उसका वैल्यू है, वो अभी सबको दिख रहा है। मैं आज वीडियो के पहले ही आपको तीन तीन पिक्चर दिखाऊंगा, जिसको क्लियर में मैसेज है कि हिंदू वोट के ताकत में कैसे बंगाल बदल गया। पहले जो पिक्चर है अब देख लीजिए। यह था तृणमूल कांग्रेस का जमाना, जब ममता बनर्जी खुद जाते थे थाने में अपने पार्टी का गुंडे को छुड़ाने के लिए, और पुलिस को हाथ बंधा हुआ होता था। तो पुलिस छुपने के लिए टेबल के अंदर चले जाते थे। उसको खुद को जान को संभालना है, तो जिस पुलिस को खुद को बचाना है वो लोगों को क्या बचाएंगे। जब पुलिस के पास हम फोन करते थे तो वो बोलते थे, भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे 14 तला से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो पुलिस के ऊपर जब ये मुस्लिम कोई रैली निकालते थे तो उसका गाड़ी जला देते थे, उसका गाड़ी में आग लगा देते थे, उसके ऊपर पत्थरबाजी होता था, इवन उनके ऊपर बम भी फेंका जाता था। और पुलिस को शेल्टर लेने के लिए दूसरे जगह में जाना पड़ता था, दूसरे के दुकान पे घुस के वहां पर शटर नीचे कर देना था। और अभी अभी शुभेंदु अधिकारी जी सीएम बनने के बाद पुलिस का हाथ खोल दिया, बोला भाई कोई यहां पर कॉलर मत देखो, कोई अगर गलती कर रहा है, कोई अगर कानून को खुद के बाप का संपत्ति समझ रहा है तो उसको कानूनी कार्रवाई करो और उसको समझा दो कानून क्या चीज होती है। और उसके बाद देखिए पुलिस क्या कर रहा है। तृणमूल को जो गुंडा था वो अब बेड के नीचे छुप रहा था। जो 2 दिन पहले तक पुलिस को गुंडागर्दी करते थे, पुलिस को मारते थे, पुलिस को धमकी देते थे, वो अभी छुप रहा है बिस्तर के नीचे। और वहां से पुलिस उसको हुंकार दे रहा है कि भाई निकाला निकाला, नहीं तो तुझे नंगा पैरेड किया जाएगा। यही चेंजेस है, यही कीमत है हिंदू वोट का। दूसरे तस्वीर देख लीजिए, ममता बनर्जी जो खुद को बोलता था धर्मो जार जार उत्सव सबर, मतलब धर्म किसी की भी हो सकता है, लेकिन उत्सव जो होता है वो सबके लिए होता है। और इसलिए दुर्गा पूजा का मंडप से वहां पर आजान का आवाज आते थे, लेकिन कभी हिंदुओं के लिए मुस्लिम से कुछ नहीं दिखने को मिला है। यहां पर ममता बनर्जी तुष्टीकरण करते हुए अगर उनका ईद का कुछ करना है, उसका कुछ रैली निकालना है, तो दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक देते थे। और अभी ममता बनर्जी को जब सबक सिखाया हिंदुओं ने, तब ममता बनर्जी हो गया हिंदू। देखिए कैसे नमस्कार कर रहे हैं। और काल का पिक्चर है, वो कालीघाट मंदिर से आ रहा है। पहले जाके ऐसे फेंक के पूजा करते थे, अभी श्रद्धालु के तरफ वो खड़े हैं मंदिर में, पेशेंस दिखा रहा है कि भाई बाकी को पूजा करने दो, उसके बाद मैं करूंगा। अभी ईद के दिन रेड रोड में नमाज में नहीं जाना है, हिंदू धर्मों को गंदा धर्म नहीं बोलना है। वहां पर असेंबली के खड़े होके महाकुंभ को मृत्यु कुंभ नहीं बोलना है। अभी जाके काली घाट में काली माता के सामने माथा टेकना है। यही है हिंदू वोट का ताकत। तीसरे पिक्चर देखिए, जनाब फिराद हाकिम। कौन है जनाब फिराद हाकिम? ममता मिनिस्ट्री के सेकंड इन कॉमन, बहुत पावरफुल लीडर, और कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर थे। क्या बोलते थे ये फिराद हाकिम बोलते थे कि भाई पाकिस्तान को छोड़ दो, हमारे कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान है। क्या बोलते थे ये फिराद हाकिम? कि जो मुसलमान नहीं है, जो दूसरे धर्म में जन्म लिया है, उसका बैड लक खराब है, वो अभागा है। क्या बोलते थे ये फिराद हाकिम? बोलते थे कि मेरा सपना है एक दिन बंगाल का 50% जनता उर्दू में बात करेंगे और उस दिन हम जस्टिस दिलाएंगे।
क्या बोलते थे ये फिरहाद हाकिम कि दूसरे धर्म में जो है उसको मैं खुलेआम बोलता हूं कि अब दावत इस्लाम कबूल करो, अब इस्लाम को मान लो। और वही फिरहाद हाकिम आज दुर्गा माँ को प्रणाम कर रहा है। यही है ताकत हिंदू वोट की। तो बंगाल तो बदल रहा है, यहां पर ही बदल का स्टोरी कंप्लीट नहीं होता है। ममता की एक एक किला कैसे खत्म हो रहा है, ये हिंदू वोट के ताकत से सब कुछ आपको बताऊंगा। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पर है, लेकिन उसके पहले एक गुड न्यूज देना है। आपके आशीर्वाद से हमारा प्रिय बंधु हिंदी चैनल वो तो बहुत अच्छे चल रहा है। 17 मई से यहाँ पर हमने वीडियो डालना चालू किया। अभी 28,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे लोग पेड सब्सक्रिप्शन भी लिया है, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सुपर थैंक्स के थ्रू दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर एक ही वीडियो डालने से पूरा बंगाल कवर नहीं हो रहा है। और पूरा बंगाल के साथ साथ आप जानना चाहते हो, जैसे हमने 100% एग्जिट पोल बंगाल के लिए मैच कराया था, आगे तो बहुत सारे इलेक्शन आ रहा है। यूपी आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, पंजाब आ रहा है, मणिपुर आ रहा है, गोवा आ रहा है। उसके बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन है, 2029 के इलेक्शन है। वो सब कहाँ पर होगा? हमने एक नया चैनल वहाँ पर किया है। नया चैनल नहीं है, ये 2 साल का पुराना चैनल है, प्रिय बंधु भारत। तो इस चैनल में हमने 2 ही वीडियो डाला था, उसके बाद डाल नहीं पाया था। लेकिन आपके डिमांड को देखते हुए वो चैनल को हम कल से रिवैम्प कर लिया। तो अभी हर रोज शाम को 7 बजे प्रिय बंधु भारत में आएगा एक नया वीडियो, वहां पर रहेगा एक्सप्लेनेशन। और रात को 8 बजे आएगा प्रिय बंधु हिंदी चैनल पर। और हमारा बंगाली चैनल प्रिय बंधु मीडिया वो तो ऑलरेडी है, जहां पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ गया है। आप लोगों को इतना प्यार आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी से 6 बजे हर रोज प्रिय बंधु मीडिया में वीडियो आएगा, 7 बजे शाम को आएगा प्रिय बंधु भारत में, और रात को 8 बजे आएगा प्रिय बंधु हिंदी में। सारे चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। जैसे प्रिय बंधु हिंदी को और प्रिय बंधु मीडिया को सपोर्ट किया है, प्रिय बंधु भारत को भी सपोर्ट कीजिए, तो और भी अच्छे स्टोरी आपके लिए हम ला पाएंगे। अभी आ रहा है दूसरे खुशखबरी में। दूसरे खुशखबरी जो है वो आ रहा है टॉलीगॉन से, एकदम कोलकाता जादवपुर, एकदम ममता बनर्जी का खास ताल्लुक है, वहां से आ रहा है। यहां पर जो विश्वास ब्रदर्स का गैंग था वो अभी टुकड़े टुकड़े हो रहा है। क्या है विश्वास ब्रदर्स गैंग? यहां पर ममता बनर्जी के मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर हुआ करते थे अरूप विश्वास, उनके ब्रदर है स्वरूप विश्वास। अब दोनों भाई यहां पर तबाही मचा के रखे थे, और दोनों भाई अभी तो चूहा बन गया है। पहला आता है स्वरूप विश्वास के नाम से। कौन है ये स्वरूप विश्वास? यहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री है टॉलीगंज में, उसको टॉलीवुड बुला जाता है, और ये टॉलीवुड का पूरा कंट्रोल ये स्वरूप विश्वास के पास था। इसने एक से बढ़कर एक यहाँ पर कांड किया है, और अब वो अरेस्ट हो गया, उसका सजा भुगत रहा है। क्या 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 स्वरूप विश्वास ने कैसे यहाँ पर सिंडिकेट राज चलाया? देखिए, पहले तो ये चीज होता था कि ये टॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, एक्टिंग इंडस्ट्री में आपको काम करना है, वो फिल्म हो सकता है, वो सीरियल हो सकता है, वो टेलीफिल्म हो सकता है, लेकिन आपको स्वरूप विश्वास को मान के ही चलना पड़ेगा। उसके इशारे के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। तो तृणमूल कांग्रेस इसके फायदा उठाते थे। जब भी यहां पर तृणमूल के अगेंस्ट कुछ भी लोगों के दिल में आ जाता था, तो ये बहुत सारे सेलिब्रिटी को लेकर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ये सेलिब्रिटी को दिखा के ये ताकत दिखाते थे, देखो पूरा जो सेलिब्रिटी माहौल है यहाँ पर हमारे साथ है, हम तो कुछ खराब कर ही नहीं सकता है। 2-1 इधर उधर किया है। दूसरी बात है, अगर कहीं पे भी कैंडिडेट लेके कुछ भी ट्रैवल होता था, यही सेलिब्रिटी को कैंडिडेट करके वहां पर खड़ा होना पड़ता था। तीसरी बात है, यहाँ पर आप कोई भी फिल्म करो, कोई भी यहाँ पर टेलीफिल्म करो, यहाँ पर कोई भी सीरियल करो, इनका जो प्रोड्यूसर है इसका प्रॉफिट का पार्ट आपको देना पड़ेगा ये स्वरूप विश्वास को, नहीं तो आपका काम नहीं चलने देंगे। और सपोज कोई सीरियल चालू किया, तो प्रोड्यूसर बोलते थे कि पहले जो 50-60 एपिसोड्स होता है वहाँ पर उनका प्रॉफिट नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर टीआरपी का बात होता है। जब टीआरपी ठीक ठाक हो जाता है तभी उनका एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट आना चालू करता है, उसका प्रॉफिट चालू होता है। और जब भी ऐसे माहौल बनते थे कि उसका प्रॉफिट अभी आएंगे, वो सारे जो सीरियल है वो स्वरूप विश्वास घुमा के अपने पास लेकर आ जाते थे। मतलब इन्वेस्ट आप करो, उसका जो फायदा है वो स्वरूप विश्वास लेगा। दूसरी बात है, यहाँ पर जो टेक्नीशियंस होता है, जो ट्रॉली ठेलते हैं, जो कैमरा करते हैं, जो लाइटिंग ठीक करते हैं, जो मेकअप मैन है, सब लोगों को यहाँ पर टीएमसी करना पड़ेगा। अगर दूसरे पार्टी के लिए कुछ भी करोगे तो आपका एंट्री खत्म। दूसरी बात है, इनको जितना भी तनख्वाह मिलता था उसका एक शेयर स्वरूप विश्वास को देना पड़ेगा, नहीं तो आपको काम नहीं रहेगा।
हर रोज यहां पर करोड़ों रुपए का तोला उठाते थे ये स्वरूप विश्वास। तीसरे बात है, सपोज आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक डायरेक्टर हो, वहां पर आपको काम करने के लिए 30 पीपल का टीम चाहिए, लेकिन स्वरूप विश्वास क्या करते थे, वहां पर आपको मिनिमम 50 लोगों का टीम बनाना पड़ेगा। वो जो 20 एक्स्ट्रा पीपल हुआ उसका कॉस्टिंग प्रोड्यूसर को बढ़ जाएगा और वो पैसा जाएगा स्वरूप विश्वास के जेब में। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर जो एक्ट्रेस आती थी उनके साथ तो बहुत ही गलत होता था। ये स्वरूप विश्वास को खुश नहीं कर पाती ये एक्ट्रेस लोग, तो उसकी एंट्री बंद। आप समझ सकते हो कि कितना अत्याचार हो रहा था। ये स्वरूप विश्वास के बीवी है जूही विश्वास, जो अभी बोल रही है कि उन लोगों का सेपरेशन चल रहा था पिछले 10 साल से। बस ये टीएमसी पावर में थे और जूही विश्वास वहां पर कॉर्पोरेटर है, इसलिए अभी तक मुंह नहीं खुला था, अभी जाके मुंह खुल रहा है। तो अगर अपने बीवी के साथ सेपरेशन में है तो वहां पर एक्ट्रेस के साथ स्वरूप विश्वास का क्या रिलेशन था, ये तो मालूम ही पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कैसे टॉलीवुड इंडस्ट्री को, यहां पर फिल्म इंडस्ट्री को ये स्वरूप विश्वास खोखला कर रहे थे। और उस स्वरूप विश्वास फाइनली अरेस्ट हो जाता है और अरेस्ट होने के बाद खुशी का माहौल आता है। और इनका जो ब्रदर है, जो एक्स मिनिस्टर है अरूप विश्वास, वो भी कम नहीं थे। ये स्वरूप विश्वास इतना कुछ करते थे, वहां पर पूरा आशीर्वाद का हाथ ये अरूप विश्वास का ही था। कोलकाता में कुछ दिन पहले मेसी कांड हो गया था, आपको याद है? लोग हजारों रुपए खर्चा किया था लेकिन मेसी को देख नहीं पाया। अरूप विश्वास ने बहुत सारे लोगों को अंदर घुसा दिया और कितना कैओटिक सिचुएशन हो गया था। अभी उस मामले में पुलिस उसको ढूंढ रहा है और अरूप विश्वास वो इंटरोगेशन फेस नहीं कर पा रहा है। वो हाईकोर्ट में भागा था लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। इसके बाद अरूप विश्वास इंटरोगेशन फेस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो दो विश्वास ब्रदर था, विश्वास ब्रदर्स का गैंग्स था जो पूरा कंट्रोल करता था ये सेलिब्रिटी इंडस्ट्री को, अभी वो लोग ध्वस्त हो गया क्योंकि पुलिस अब खुले आम काम कर पा रहा है। उसको स्वाधीनता मिल गया, उसको स्वराज मिल गया। और इसके लिए ममता बनर्जी का ये जो सेगमेंट था वो खत्म है। आप देख लीजिए, ममता बनर्जी हारने के बाद कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी एक्टर ममता बनर्जी के साथ नहीं है। तो इसके मतलब इतने दिन जो लोग थे कैसे उसको फोर्सफुली वहां पर किया जाता था, सब कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तीसरे जो बात यहां पर आ रहा है वो और भी चौंकाने वाला। फाइनली फिरहाद हाकिम कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिजाइन कर दिया। उनको भी समझ में आ गया, उन्होंने बोल दिया ढाल नहीं, तलवार नहीं, निधिराम सरदार। इसके मतलब मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। अब देख लीजिए, 6 महीने के अंदर यहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, उसके 6 महीने रहने का भी हिम्मत नहीं है। तो ये लोग जो कागज के शेर थे वो सारे चीज सामने आ रहे हैं। कल दूसरे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो कोलकाता का एडजेसेंट है, जो सॉल्टलेक एरिया है, उसको विधाननगर बोला जाता है। उनका जो मेयर थे कृष्णा चक्रवर्ती, उसने रिजाइन कर दी। उसके पहले चंदन नगर का जो म्यूनिसिपैलिटी है वहां पर हुआ। बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी जो है सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहा है। क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया, इतने दिन 15 साल इन्होंने पावर को मिसयूज करके जितना भी तोला उठाया, जितना भी करप्शन किया है, अब वो सारे चीज के लिए इनको अंदर जाना पड़ेगा। उसके पहले ही हम रेजिग्नेशन दे दे, क्या मालूम समीक भट्टाचार्य जी ने जो बोला था अच्छे तृणमूल, वो स्टैंप हमको लग जाएगा और शायद पुलिस या सीआईडी हमारे केस का इन्वेस्टिगेशन ना करेगा। लेकिन ऐसे होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि आपको याद है कुछ दिन पहले 2 कॉर्पोरेटर जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही था, अरूप चक्रवर्ती और सुशांतो घोष, एक साथ रिजाइन किया था। और ये सुशांतो घोष वही बंदा है जिसके ऊपर बंदूक लगाया था, तृणमूल का ही लोग उसको सुपारी दिया था उसको मार डालने के लिए। इनके एरिया में ही वो गुलशन कॉलोनी आता है जहां पर लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। तो इस सुशांत घोष को लगा था वो ऐसे रेजिग्नेशन दे देंगे, अभी भाजपा के लिए अच्छे मीठी बात बोलेंगे और टीएमसी को, ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को गाली देंगे तो शायद उसके ऊपर स्टैंप आ जाएगा, ये अच्छे तृणमूल है और उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन तोलाबाजी कांड में इस सुशांत घोष को अभी पुलिस ढूंढ रहा है इंटरोगेशन के लिए। उसके मतलब वो एक ट्रैप था। अच्छे तृणमूल तो हो नहीं सकता, मतलब जो अच्छे है वो तृणमूल नहीं है, जो तृणमूल है वो अच्छे नहीं है, यही सामने आ रहा है।
ऑलरेडी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 4 कॉर्पोरेटर जो है वो अरेस्ट हो गया करप्शन के चार्जेस में। तो इसके मतलब जो कोलकाता पुलिस इतने दिन ममता बनर्जी के इंस्ट्रक्शन में बस फाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए बिजी होता था, टीएमसी लीडर का करप्शन छुपाने के लिए बिजी होता था, अभी वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका और एक बहुत बड़ा गुंडे नेता था शौकत मोल्ला, जिसका स्टोरी कल आपको मैं पूरा समझाया। तो उस शौकत मोल्ला को जब एनआईए ढूंढने गया, वो तो भाग गया। और कहां भाग गया ये सुनने को मिल रहा है, 2 सूटकेस लेके वो बांग्लादेश भाग गया। क्या था उस सूटकेस में? पैसा था, उसका कपड़े थे, और वापस नहीं आने का मकसद है पता नहीं। एनआईए ने तो लुक आउट नोटिस जारी कर दिया, वो भाग गया। लेकिन उसके बेटा जो नदी को पूरा बुझा के वहां पर कैफे बनाता, वो अरेस्ट हो गया। अभी ये शौकत मोल्ला पहले क्या बोलते थे कि हम किसी से नहीं डरता है, हमारा सर भी काट दो तो वहां से ममता बनर्जी के ही नाम गुजेगा। अब शुभेंदु अधिकारी मेरे एरिया में आएगा तो उसको बांध के रखेंगे, ये सारे बयानबाजी हम सुनते थे। ये शौकत मोल्ला वहां पर टीएमसी का ही जो लोग है, पहले था अरबुल इस्लाम, कायजर आमिर, उसके ऊपर बमबाजी करते थे। ये है वो शौकत मोल्ला जिसको ममता बनर्जी ने खुद बोली थी कि भाई तू तो बम बांधता है, तो उसको इतना खुला छूट दिया था। उस गुंडे नेता को एकदम राजा जैसे, शहंशाह जैसे रखना था। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गया और इसलिए शौकत मोल्ला जैसे लोग हैं उसको भागना पड़ रहा है, वो भी बांग्लादेश, और उसको ढूंढ रहा है एनआईए। इसके मतलब कोई नेता नहीं बख्श दिया जाएगा। जितना जितना काले कारनामा किया है सारे सच सामने आएंगे और उसके लिए जो जो पनिशमेंट है इन लोगों को सहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 15 साल से ममता बनर्जी जो काम रुका के रखे थे कि क्योंकि यहाँ पर घुसपैठिया घुस पाए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या आ पाए और उनका वोट बैंक जो है वो उसको बढ़ा पाए, उसके लिए पश्चिम बंगाल को जितना भी खराब होना है होने दीजिए। वो भारत के लिए जितना भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है होने दीजिए, मुझे तो वोट बैंक चाहिए। तो इसलिए जो काम रुका के रखे थे, यहाँ पर सीएम होने के बाद शुभेंदु अधिकारी जी ने पहले बात बोल दिया कि नहीं, हमको बीएसएफ को लैंड देना है और वहां पर परमानेंट मुझे फेंसिंग करना है, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी को और इंडिया में नहीं घुसने का परमिशन है। वो तरीका से आए, कागज से आए। तो ये काम करने के लिए जब उसने थाम लिया था, हमने भी नहीं सोचा था इतने फास्ट काम हो सकता है। अब देख सकता है कैसे कैसे यहाँ पर बॉर्डर का फेंसिंग लगाने का काम बीएसएफ चालू कर दिया। और ये अगर सच में हो जाता है तो उसके बाद जैसे अमित शाह जी ने बोला था, घुसपैठिया छोड़ दीजिए, एक परिंदा भी वहां पर पैर नहीं मार सकता है, वो सिचुएशन हो जाएगा। इसके मतलब बंगाल बदल रहा है। एक साइड में डेवलपमेंट हो रहा है, एक साइड में सारे गुंडेगर्दी खत्म हो रहा है, एक साइड में गवर्नमेंट जॉब के बात चल रही है, एक साइड में यहाँ पर ममता बनर्जी का जो गुंडे राज था वो खत्म हो रहा है, उनके सारे जो गैंग्स थे वो खत्म हो रहा है। और उनके जो सोल्जर बोलते थे खुद को, फिरहाद हकीम, कृष्णा चक्रवर्ती जैसे लोग, वो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हमारा गुंडागर्दी का कारनामा खत्म, हमको अभी जाना पड़ेगा। हम इलेक्शन भी फेस नहीं कर पाएंगे, जनता को भी नहीं फेस कर पाएंगे। तो जिस पार्टी इस सिचुएशन में इलेक्शन का 1 महीने के अंदर आ जाता है वो तो इरेलेवेंट हो चुका है। लेकिन बंगाल अभी हिंदू सनातनी के वोट में पूरा बदल रहा है और हिंदू सनातनी अब समझ रहा है उनका एक एक वोट का क्या कीमत है। क्या बोलेंगे बदलते हुए बंगाल का ये सारे स्टोरी लेकर? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्द। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।